नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा। ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में हम एरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में जो हम पढ़ रहे थे बेंजीन की संरचना, उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे बचे हुए भाग को। बेंजीन की संरचना पार्ट 2 में, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, बेंजीन की जो संरचना शुरुआत में दी गई थी, उसका अणुसूत्र C6H6 निकाला गया तत्वों के विश्लेषण और अणुभार के आधार पर। फिर उसके अंदर कुल विवृत श्रृंखला वाले असंतृप्तता के आधार पर संरचना दी गई, लेकिन जो अमान्य करार दी गई। कुछ चक्रीय संरचनाएं दी गई, वो भी अमान्य करार दी गई। क्यों? क्योंकि बेंजीन में असंतृप्तता तो होती है, परंतु बेंजीन असंतृप्त यौगिकों या एल्कीन की भांति योगात्मक अभिक्रियाएं आसानी से नहीं देता है, उनके प्रति स्थायित्व दर्शाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इसके अंदर आसानी से होती हैं। तो इस आधार पर जो भी विभिन्न संरचनाएं दी गई थी, उन सभी संरचनाओं को अमान्य करार देते हुए केकुले के द्वारा दी गई संरचना को थोड़ा सा उपयुक्त माना गया था। और उसके पक्ष में कुछ प्रमाण की, जैसे इसके अंदर द्विप्रतिस्थापन की संख्या 3 होनी चाहिए। इसी तरह से इसके अंदर हाइड्रोजन का योग होकर के हेक्साहाइड्रो उत्पाद, 3 हैलोजन का योग होकर के हेक्साहेलो उत्पाद बनता है। या लेवाइन कोल ने जो कल के बताया था भाई कि ओजोनेलिसिस करते हैं ओजाइलिन का, तो मेथिल ग्लाइकोजल, डाइमेथिल ग्लाइकोजल और नॉर्मल ग्लाइकोजल का जो अनुपात मिलना चाहिए, वो अनुपात मिलना तभी संभव होगा जब ये दोनों केकुले के द्वारा दी गई ये संरचना एक दूसरे से में बहुत जल्दी परिवर्तित होती रहती हूँ या गतिक साम्य में रहती हूँ। तो ये तभी संभव था। तो ये सारे उसके पक्ष में प्रमाण भी दिए गए कि देखिए केकुले की संरचना ही बेंजीन की संरचना जैसी होनी चाहिए। लेकिन केकुले के जो द्वारा दी गई संरचना है, उसमें कुछ कमियां हैं या पाई गई उस समय की जो उपलब्ध खोज थी उसके आधार पर। और उनमें से कुछ बिंदु आपके सामने यहाँ है कि जैसे बेंजीन वलय में 3 द्विबंध की उपस्थिति होने से इसमें एक सामान्य एल्कीन से अधिक असंतृप्तता तथा क्रियाशीलता होनी चाहिए। जैसा कि हम बात करते हैं कि असंतृप्त यौगिक है, मीन्स द्विबंध उपस्थित हैं, और एक नहीं 3 द्विबंध उपस्थित हैं इसमें। तो इस आधार पर यह असंतृप्त और क्रियाशील होना चाहिए एल्कीन की भांति, परंतु इनमें द्विबंधों की योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति उदासीन व्यवहार होता है। मतलब बेंजीन के अंदर जो ये द्विबंध हैं, यह योगात्मक अभिक्रियाएं आसानी से नहीं देते हैं, अर्थात ये क्रियाशील नहीं होते इन अभिक्रियाओं के प्रति। यह सबसे बड़ा एक जो पॉइंट था जो नहीं समझा पाए थे केकुले की संरचना, या केकुले के द्वारा नहीं बताया गया था कि ऐसा क्यों होता है। दूसरा, कि बेंजीन की संतृप्त हाइड्रोकार्बन की भांति प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता। तो अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको हम एल्केन कह सकते हैं, उनके अंदर जिस प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए उनमें प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। तो उनकी तरह तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शा रहा है, जबकि डबल बॉन्ड है तो उस आधार पर इसमें योगात्मक अभिक्रियाएं होनी चाहिए, जो ये नहीं दर्शा रहा है। तो इस प्रकार इनमें कुछ कमियां थी। तीसरी कमी, जो असामान्य स्थायित्व। डबल बॉन्ड है, क्रियाशील होना चाहिए, लेकिन इनके अंदर असामान्य स्थायित्व होता है योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति। तो असामान्य स्थायित्व होना बाद में जब नए नए खोज होती गई, तो उस आधार पर इसको असामान्य स्थायित्व को हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के आधार पर समझाया जा सका। बेंजीन को जब अनुनादी अनुनादी ऊर्जा, ये जब कॉन्सेप्ट बाद में प्रचलन में आया, तब बेंजीन के असामान्य स्थायित्व की व्याख्या की गई। और हम बेंजीन के अंदर असामान्य स्थायित्व को हाइड्रोजनीकरण ऊष्मामान के आधार पर समझा सकते हैं। तो जनरली होता यह कि एल्कीन में किसी डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन का जब एक अणु योग करता है, तो 28 से 30 किलो कैलोरी ऊर्जा बाहर निकलती है। अर्थात हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा एक डबल बॉन्ड के लिए 28 से 30 किलो कैलोरी होती है। उदाहरण के लिए अब हम बात कर रहे हैं बेंजीन के अंदर। तो बेंजीन की संरचना जिसके अंदर इस प्रकार से एकांतर क्रम में 3 द्विबंध उपस्थित होते हैं, तो उनके लिए किस प्रकार से हम कैलकुलेशन करेंगे हाइड्रोजन ऊष्मा के आधार पर, ये हम देखते हैं कि साइक्लोहेक्सेन जिसमें एक ही डबल बॉन्ड है, तो इसकी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान आता है 28.6 किलो कैलोरी प्रति मोल।
साइक्लोहेक्साडाइईन जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड हैं, तो अगर उसके अंदर अगर हम हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो ऊष्मा का मान हमें इसका 2 गुना 28.6 का 2 गुना मिलना चाहिए, लेकिन होता है करीब 55.4 किलो कैलोरी के आसपास, जबकि होना चाहिए 57.2 किलो कैलोरी। इसी आधार पर बेंजीन के केकुले संरचना जिसको साइक्लोहेक्साट्राइईन के समकक्ष माना जा सकता है, अगर इसका हम हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो 3 अणु जुड़ते हैं और हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान 85.8 किलो कैलोरी प्रति मोल होना चाहिए। 28.6 एक बॉन्ड के लिए, तो 3 बॉन्ड के लिए 28.6 इंटू 3 अर्थात 85.8 इतना किलो कैलोरी मोल इतना किलो कैलोरी प्रति मोल होना चाहिए। लेकिन वास्तव में जब बेंजीन का हाइड्रोजनीकरण कराया गया तो हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान 49.8 मीन्स 49.8 किलो कैलोरी प्रति मोल आया। ये जो मान आया है, तो ये जो कल्पित निकाय 135 साइक्लोहेक्साट्राइईन जिसको कि हम केकुले की संरचना मान रहे हैं, तो अगर वास्तव में केकुले संरचना यही है तो हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान कितना आना चाहिए था? आपका आना चाहिए था 85.8 किलो कैलोरी, लेकिन आता है 49.8 किलो कैलोरी, लगभग 36 किलो कैलोरी प्रति मोल कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो अतः बेंजीन इसी ऊर्जा के अनुपात में केकुले संरचना से अधिक स्थायी होता है। तो यह कॉन्सेप्ट दिया गया कि ये जो 36 किलो कैलोरी का जो डिफरेंस है एनर्जी का प्रति मोल का, यह ही इसके अतिरिक्त स्थायित्व के लिए जिम्मेदार है। यह अतिरिक्त ऊर्जा बेंजीन की अनुनादी ऊर्जा कहलाती, जो इसके अतिरिक्त स्थायित्व का कारण है। इसको हम डायग्रामेटिकली इस तरह से समझ सकते हैं कि 28.6 साइक्लोहेक्सेन के लिए, 55.6 साइक्लोहेक्साडाइईन के लिए और साइक्लोहेक्साट्राइईन जो आपका है केकुले संरचना के समकक्ष, तो इसका आना चाहिए 85.8, लेकिन आता है वास्तव में कितना 49.4। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 36 किलो कैलोरी। तो इतना कम होना, ये जो डिफरेंस है, यह इस बेंजीन के अतिरिक्त स्थायित्व के लिए जिम्मेदार है। तो हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के मान के आधार पर केकुले संरचना की जो बेंजीन की संरचना दी गई है उसके असामान्य या अतिरिक्त स्थायित्व को समझ सकते हैं। इसके अलावा बेंजीन में बंध लंबाई, सामान्य डबल बॉन्ड जो है जैसे एथीन, उसमें डबल बॉन्ड या द्विबंध है, उसकी बंध लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, और एथेन जिसके अंदर एकल बंध होता है उसकी बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन बेंजीन के अंदर जितने भी डबल बॉन्ड हैं या सिंगल बॉन्ड है, वह उन सभी की बंध लंबाई समान होती है, दैट इज 1.39 एंगस्ट्रॉम, जो कि एकल व द्विबंध की लंबाई के मध्यमान है। अर्थात कोई भी बंध जो है वह एकल बंध या कोई भी बंध द्विबंध नहीं है, बल्कि सभी की बंध लंबाई समान होती है और बंध लंबाई का मान होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब ये होगा कि सभी बंध समान है, कोई द्विबंध नहीं है, कोई एकल बंध उस तरह से स्पेशल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। तो द्विबंध एकल बंध में और एकल बंध द्विबंध में परिवर्तित होता रहता है, इसलिए उनकी बंध लंबाई के मान भी एकल बंध और द्विबंध के बंध लंबाई के मान के मध्यमान होते हैं, दैट इज 1.39 एंगस्ट्रॉम। केकुले संरचनाओं में कमियों को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई और संरचनाएं भी दी, जिनमें से कुछ यहाँ दी हुई हैं। जैसे ये है प्रिज्म नुमा संरचना, जिसको लेडेनबर्ग ने दिया, प्रिज्म सूत्र कहलाता है। इसी तरह देवार जो साइंटिस्ट था, उन्होंने समांतर सूत्र इस प्रकार से दिया। इसी तरह क्लाउज, उन्होंने विकर्ण सूत्र इस प्रकार से बेंजीन के लिए दिया। और बेयर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसका जो तनाव सिद्धांत दिया गया, उस आधार पर उन्होंने बेंजीन की संरचना को इस प्रकार से इंगित किया। लेकिन उपरोक्त जो चारों संरचनाएं हैं, इन सभी संरचनाओं को बेंजीन के लिए मान्यता नहीं मिली, क्योंकि इनमें से कोई भी सूत्र बेंजीन के सभी गुणों को समझाने में सफल नहीं हुआ। तो अतः सबसे निकटतम जो है वह केकुले संरचनाएं ही पाई गई थी। हील्स ने भी इस प्रकार से आंशिक संयोजकता सिद्धांत के आधार पर बेंजीन के संरचना को समझाने का प्रयास किया था, और उन्होंने कहा कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर आंशिक संयोजकता होती है और निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं की आंशिक संयोजकताएं परस्पर एक दूसरे को पूर्ण रूप से संतुष्ट करती हैं। तो इस आधार पर ये मानते हुए कि ये सभी 6 कार्बन परमाणुओं पर आंशिक संयोजकता होती है और ये इससे, ये इससे और ये इससे,
इसी तरह ये इससे और ये इससे, ये इस प्रकार से एक दूसरे की आंशिक संयोजकता को पूर्ण करते हुए ये दो संरचनाएं उन्होंने दी गई थी और इस आधार पर इस प्रकार की संरचना उन्होंने लिखी थी थील्स ने। लेकिन थील संरचना जो सूत्र था वह बेंजीन के स्थायित्व को समझा सकता है, परंतु इसे भी मान्यता नहीं मिली क्योंकि आंशिक संयोजकता सिद्धांत की जो पुष्टि है वह संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर नहीं होती। इसलिए थील्स के द्वारा दी गई ये जो स्थायित्व का आधार तो ठीक है, लेकिन इसके संरचना जो है वह ऐसी होगी, इसको अमान्य करार दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर उपरोक्त दिए गए तथ्य के आधार पर यदि आंशिक संयोजकता सिद्धांत वाली ऐसी संरचना बेंजीन के लिए अगर मान्य है तो वो साइक्लोब्यूटीन और साइक्लोऑक्टाटेट्राईन में भी होना चाहिए, अर्थात उसकी संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों यौगिक भी बेंजीन की भांति स्थायी होने चाहिए, साइक्लो ब्यूटाडाइइन और साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, परंतु ये दोनों यौगिक वास्तव में ओलिफिन के गुणधर्म दर्शाते हैं, न कि एरोमेटिक यौगिकों के गुणधर्म। इस प्रकार से थील्स के द्वारा दी गई संरचना भी बेंजीन की वास्तविक संरचना नहीं मानी गई। बेंजीन के संरचना के संबंध में आधुनिक सिद्धांत, जैसे जैसे वैज्ञानिक खोज आगे बढ़ती गई, आधुनिक सिद्धांत आते गए, उस आधार पर बेंजीन की संरचना को समझाने का प्रयास किया गया। तो उसमें एरोमेटिक षटक सिद्धांत जो कि बॉम्बर्गर और के द्वारा दिया गया था और रॉबिन्सन और इनगोर्ड और हकल ने इसको संशोधित किया और इस सिद्धांत के अनुसार 6 कार्बन परमाणुओं द्वारा मिलकर बनाई गई वलय में प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है और प्रत्येक कार्बन पर एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक बंद समूह में क्लोज्ड सिस्टम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक षटक जिसको हम कहते हैं वो बनाते हैं, जिसके कारण ही बेंजीन में असामान्य रूप से स्थायित्व होता है। तो एरोमेटिक षटक सिद्धांत के अनुसार ये माना गया कि ये बेंजीन के अंदर 6 कार्बन की जो वलय है इसमें हर कार्बन पर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वह होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी आपस में मिलकर एक 6 मेंबर्ड इस प्रकार का एक वलय लूप बना लेते हैं और जिसके कारण ही बेंजीन में असामान्य रूप से स्थायित्व आ जाता है। कुछ विषम चक्रीय यौगिक जैसे पाइरोल, फ्यूरेन, पेरिडीन, थायोफेन, इनमें भी 6 इलेक्ट्रॉनों का एरोमेटिक षटक वलय होता है। ये भी बेंजीन की तरह ही स्थायी होते हैं। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे पीरॉल के अंदर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कार्बन के एक-एक, इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन। फ्यूरेन में भी इसी तरह से ऑक्सीजन का एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। ये थायोफिन में भी ऐसे ही। तो ये एरोमेटिक षटक वलय के आधार पर इनको एरोमेटिक यौगिक या अतिरिक्त स्थायित्व वाला यौगिक माना गया। परंतु साइक्लोब्यूटाडाइइन, टेट्राईन आदि में एरोमेटिक षटक वलय नहीं बनती है, इसलिए यह एरोमेटिक यौगिकों की तरह गुणधर्म नहीं दर्शाते हैं। तो एरोमेटिक षटक सिद्धांत के द्वारा बेंजीन की संरचना जो है उसको परखने का या उसको वैलिड है या नहीं उसको परखने का प्रयास किया गया। संयोजकता बंध सिद्धांत, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इस सिद्धांत के आधार पर बेंजीन के गुणों को समझाने के लिए अनुनाद की संकल्पना दी गई थी। अर्थात अनुनाद जो हम पढ़ते हैं वह वैलेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर आधारित है और जिसके अनुसार जब किसी यौगिक के गुणों को समझाने में एक संरचना सूत्र विफल हो, उनके अनेक संरचना सूत्र लिखे जा सकते हैं। उनमें से कोई भी एक संरचना ही नहीं बल्कि सभी संरचनाएं उस यौगिक गुणों को स्पष्ट करने में योगदान करती हैं तथा यौगिक उन सभी संरचनाओं का अनुनादी संकर माना जाता है। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि यदि किसी एक यौगिक की संरचना हमको लिखनी है, कोई भी एक संरचना आप जो लिखें वह उस यौगिक के सभी गुणधर्म को समझा नहीं सकती, उनको समझाने में असफल रहती है, असमर्थ रहती है। तो ऐसी स्थिति में कोई एक गुणधर्म समझाने के लिए एक संरचना काम ली, दूसरे को समझाने में हमने दूसरी संरचना काम ली और यदि ये संरचनाएं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो वही सभी संरचनाएं हैं जो वह उस यौगिक के गुणों को समझाने में योगदान करती हैं। तो ऐसी संरचनाएं जो उन यौगिकों के गुणधर्मों को समझाने में योगदान तो करती हैं परंतु वो वास्तविक संरचना नहीं है बल्कि कुछ पार्ट उसका बता रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो भी संभावित संरचनाएं हैं जो उसके यौगिक के गुणधर्मों को समझाने में योगदान करती हैं, तो वास्तविक संरचना उन सभी संभावित संरचनाओं का अनुनादी संकर माना जाता है।
और ये जो भी संभावित संरचना जिनकी हम कह रहे हैं, ये तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन विस्थापन के कारण एक दूसरे में निरंतर परिवर्तनीय होती हैं। बेंजीन के अंदर जो अनुनादी संरचनाएं हैं वो इस प्रकार से हो सकती हैं। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं ये दो जो संरचनाएं ये केकुले के द्वारा दी गई हैं और ये 3 संरचनाएं दीवार के द्वारा दी गई हैं। तो इस तरह से कुल ये 5 अनुनादी संरचनाएं जिसमें 80% तो केकुले संरचना का योगदान होता है और दीवार संरचना का योगदान 20% तक होता है। बेंजीन की अनुनादी संरचना में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट किया जा सकता है जो कि केकुले संरचना से स्पष्ट नहीं थे। जैसे समावयवी द्विप्रतिस्थापियों की संख्या। केकुले संरचना के आधार पर कुल 5 द्विप्रतिस्थापित समावयवी हो सकते थे, लेकिन वास्तव में 3 ही होते हैं। लेकिन अनुनादी संरचना के आधार पर यह बताया गया कि बेंजीन के अनुनादी संरचना में सी बंध लंबाई समान है, मतलब कार्बन कार्बन की बंध लंबाई समान है। इस तरह से 1 2 और 1 6 स्थितियां समान हो जाती हैं, 1 3 और 1 5 स्थितियां भी समान हो जाती हैं और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुल 3 ही प्रकार के द्विप्रतिस्थापित समावयवी प्राप्त होंगे। तो द्विप्रतिस्थापियों समावयवियों की संख्या का जो कारण था उसको अनुनाद के द्वारा आसानी से स्पष्ट किया गया। इसी तरह से बंध लंबाई समान होना भी अनुनाद के आधार पर समझाया गया कि ना तो वास्तविक एकल बंध होता है, ना वास्तविक द्विबंध होता है, बल्कि बंध लंबाई इन दोनों के मान के बीच में होती है। और ऐसा क्यों होता है? वह होता है इलेक्ट्रॉनिक विस्थानीकरण के कारण। तो इस आधार पर बंध लंबाई का कारण भी इसमें समझा दिया गया। हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का जो मान परिकलित किया गया उसमें 36 किलो कैलोरी प्रति मोल कम होता है बेंजीन का। तो वास्तविक मान से कितना किलो कैलोरी, इसको अनुनादी ऊर्जा नाम दिया गया जो कि इसके अतिरिक्त स्थायित्व के लिए जिम्मेदार माने गए। तीसरा सिद्धांत आधुनिक सिद्धांत है अणु कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस सिद्धांत के आधार पर बेंजीन की सही संरचना को बताया जा सका जो कि बेंजीन के सभी गुणों को समझाने में समर्थ है। इस सिद्धांत के अनुसार बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पर sp2 संकरित अवस्था में होते हैं। इनकी आकृति समतल त्रिभुजाकार होती है, क्योंकि संकरण sp2 है तो आकृति समतल त्रिभुजाकार होगी। प्रत्येक sp2 संकरित कार्बन अपने हाइड्रोजन परमाणु व संलग्न हाइड्रोजन परमाणुओं से sp2s अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनाता है। अतः इस प्रकार कुल 3 सिग्मा बंध प्रत्येक कार्बन परमाणु द्वारा बनाए जाते हैं, जिनमें से एक तो हाइड्रोजन के साथ और बाकी के 2 अगल बगल के कार्बन परमाणुओं के साथ में। सभी बंध कोण 120 डिग्री पर अवस्थित रहते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 120, ये 120, ये 120। इस हर कार्बन कार्बन के बीच में इस प्रकार से 120 का बंध कोण दिखता है डिग्री का। सिग्मा बंधों से एक समतल षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है जो कि इस प्रकार की होती है। तो बेंजीन के अंदर जो सिग्मा बंध होते हैं उनको हम इस प्रकार से यहाँ पर दिखा सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर sp2 संकरित कार्बन मिलकर सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और हाइड्रोजन के साथ किस प्रकार से sp2s अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनता है। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की जो संरचना थी जिसमें एक षटकोणीय संरचना में समतल त्रिभुजाकार आकृति यहाँ पर प्राप्त होती है, सभी 6 कार्बन एक ही तल में रहते हैं। अब प्रत्येक कार्बन परमाणु पर असंकरित अर्थात शुद्ध 2pz कक्षक भी होते हैं, हर कार्बन परमाणु पर होंगे जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। यह 2pz कक्षक अपने आप पास के दोनों ओर के कार्बन के 2pz कक्षकों से अतिव्यापन करके मीन्स ये वाला इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, ये वाला इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है। इस प्रकार से अगल बगल वाले दोनों कार्बन जो है उनके 2pz कक्षकों से अतिव्यापन करके पाई बंध बना सकते हैं। अर्थात 2pz कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन है वह विस्थानीकृत होकर समान रूप से अगल बगल के दोनों कार्बन के p कक्षकों से समपार्श्वीय अतिव्यापन कर सकता है। तो इस प्रकार पाई इलेक्ट्रॉन का जो अभ्र है वह सिग्मा बंध की संरचना के ऊपर व नीचे दोनों ओर से ढक लेता है। मीन्स यहाँ पे भी अतिव्यापन हो रहा है ऊपर वाले और नीचे वाले जो लॉब्स हैं इनमें भी अतिव्यापन होता है। तो ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन का अभ्र और नीचे भी एक इलेक्ट्रॉन का अभ्र इस प्रकार से बनता है जो कि यहाँ संरचना में इस प्रकार से दिखा रखा है।
इस षटकोण के ऊपर और नीचे। तो इस प्रकार बेंजीन एक समतल अणु होता है जिसमें 6 कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय वलय होती है। इन वलय के प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है। ऊपर तथा नीचे पाई इलेक्ट्रॉन का अभ्र एक आवेशित वलय के रूप में होता है और इस संरचना के आधार पर बेंजीन के सभी गुणों को समझाया जा सकता है। तो अतः बेंजीन की वास्तविक संरचना जो है वह इस प्रकार की होती है जो कि हमने यहाँ देख रहे हैं इसके अंदर। अब बेंजीन के आणविक ऑर्बिटल चित्रण व अनुनादी चित्रण की तुलना, इनकी हम आपस में तुलना करें तो बेंजीन की जब भी हम संरचना लिखते हैं वह इस प्रकार की यह संरचना बार बार नहीं लिखी जाती, जबकि कौन सी लिखते हैं हम, इस प्रकार की संरचना लिखते हैं, ये वाली। तो ऑर्बिटल ऑर्बिटल चित्रण द्वारा एक ही संरचनात्मक सूत्र द्वारा अणु की संरचना निरूपित की जाती है जो कि प्रायोगिक प्रेक्षणों के अनुकूल है, ये तो मान ली। बेंजीन की संरचना का निरूपण भी एक ही सूत्र के द्वारा किया जाता है जो कि भिन्न भिन्न रूपों का योगदान इसमें माना जाता है। वे सभी कल्पित हैं तथा सुगमता से विलगित नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन आणविक कक्षक चित्रण किसी भी यौगिक का विवरण स्पष्ट करने की सर्वोत्तम विधि है, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह सुविधाजनक नहीं है क्योंकि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्रयुक्त अणुओं को ऑर्बिटल चित्रण के रूप में बार बार प्रदर्शित करना सुगम नहीं है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से अनुनादी संकर तो होए, लेकिन संयोजकताबद्ध सिद्धांत को ही हम इसके अंदर प्रयुक्त करते हैं बार बार अभिक्रियाओं को दर्शाने में या गुणधर्मों को समझाने के लिए। तो इस आधार पर बेंजीन की संरचना का भाग हमारे आज यहाँ समाप्त होता है। अगली नए टॉपिक के साथ हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।